तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेजर बनाना सीखे। आज जो है हम लोग थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि एक दो क्वेश्चंस कैश फ्लो स्टेटमेंट के लाजमी 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 करें। लेजर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बना लिए थे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप लोग क्या करोगे, कंपनी का नाम क्या था, लेजेंड कंपनी। अब मैं बना रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी का नाम आ जाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद आप लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर फॉर दी ईयर, जिस ईयर की आप बना रहे हो। फॉर दी ईयर, अब जिस साल की आप बना रहे हैं, आप किस साल की बना रहे हैं। फॉर द ईयर December 31st 2013, 2013 की आप बना रहे हैं। अच्छा, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ना आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि तीन एक्टिविटीज आती है। एक आपकी होती है ऑपरेटिंग, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग, फिर उसके बाद होती है आपकी फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेंगे ना वो लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये जो कैश फ्लो आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, ये आपकी स्टार्ट होगी नेट प्रॉफिट से। अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम ना आप लोगों को एक स्केच बना के दिया था इनकम स्टेटमेंट का, कि इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ लो कि आपकी क्या है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना होता है, जितने भी आपके इनकम स्टेटमेंट के अंदर नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको आपने हटाना होता है, या जो आपकी नॉन कैश इनकम होती है उसको आपने क्या करना होता है, हटाना होता है, ठीक है। तो अब जो आपका स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट के बाद, नेट प्रॉफिट क्योंकि आपका कहाँ जा रहा होता है नेट प्रॉफिट, अगर आप लोगों को याद हो कि सर नेट प्रॉफिट हमारा जाता है रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने जो कैलकुलेशन की थी, हमने लेजर बनाया था रिटेन अर्निंग का, और उस रिटेन अर्निंग के लेजर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हमने नेट प्रॉफिट अपना फाइंड आउट किया था, जो कि कितना था, 62 था। ये हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट। ये हमने रिटेन अर्निंग से ट्रांसफर जो है वो लास्ट टाइम लेजर बनाकर फाइंड आउट किया था लेक्चर नंबर 1 में। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं लिया तो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग को लाजमी देख लेना कि किस तरीके से जो है वो हमने नेट प्रॉफिट या सारे के सारे लेजर्स बनाए। तो ये हमारे पास सर आ चुका है नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमेशा याद रखिएगा जो आप प्रॉफिट लेके जाओगे वो बिफोर टैक्स लेके जाओ। यानी कि अभी जो हमने प्रॉफिट निकाला है रिटेन अर्निंग का, वो हमने निकाला है सर, जो हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया था 62। लेकिन हमने जो प्रॉफिट लेकर जाना है वो लेकर जाना है इनकम बिफोर टैक्स वाला। अब इनकम बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट किस तरीके से आएगा कि सर हमने उसमें से टैक्स को क्या किया होगा, माइनस किया होगा, तभी हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था। अब उस टैक्स को आप वापस क्या करवा दोगे, ऐड बैक करो। तो आपके पास जो है वो इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगा, और उसको हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या करेंगे, शो करेंगे। अच्छा, कुछ टीचर्स जो है वो इनकम बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट भी शो करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट को भी ऐड बैक करवा देते हैं, टैक्स को भी ऐड बैक करवा देते हैं। तो वो चीजें हम लोग आगे चल के करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि हमने इनकम बिफोर टैक्स लेकर जाना होता है, और इनकम बिफोर टैक्स के लिए जो हमारे पास रिटेन अर्निंग का जो प्रॉफिट है उसमें हम अपने जो टैक्स को जो है वो अपने ऐड बैक करवा, ठीक है। तो अगर आप देखो हमने डेफर्ड टैक्स का भी लेजर बनाया था, डेफर्ड टैक्स का लेजर हम लोगों ने, सॉरी इनकम टैक्स का हमने लेजर बनाया था, ये इनकम टैक्स पेबल।
अब इनकम टैक्स पेएबल के अंदर सर इतना हमने कैश पे किया है और इतना हमारा टैक्स था फॉर द ईयर। इनकम टैक्स 17.5 था, वो क्वेश्चन में भी मेंशन था कि आपका इतना जो है वो टैक्स है। तो आप अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन सा टैक्स लेकर गए होगे, जितना आपने पे किया है या जितना आपका फॉर द ईयर टैक्स था? सर जितना हमारा फॉर द ईयर टैक्स था हम अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो शो किया होगा, क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट जो है वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर बना रहे होते हैं, उसमें हमारी पेमेंट का कोई लिंक नहीं होता। बस हम अपने खर्चे को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, भले वो हमने पे किया है या नहीं किया। तो 17.5 जो है वो हमारा क्या था, इनकम टैक्स था फॉर द ईयर का। अब मैं क्या करूंगा कि इनकम बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कर लूंगा। इनकम बिफोर टैक्स, ये समझ लो कि वर्किंग नंबर हमारी 7 है। सर सबसे पहले जो है वो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। जो कहाँ से आया सर, वो हमारी रिटेन अर्निंग से आया था। नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा रिटेन अर्निंग से आया था, और वो सर था हमारा रिटेन अर्निंग के लेजर में 62 मिलियन जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट था। सर हम इसमें ऐड करवा देंगे, क्या ऐड करवा देंगे, जो हमने इस साल का जो हमारा इनकम टैक्स था, वो है सर हमारा 17.5। तो सर ये हम ऐड करवा देंगे तो हमारे पास जो है वो इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगा। 79.5। तो अब हम सर अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 79.5। यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो, और ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, वर्किंग 7 से आ रहा है। किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। कि इनकम बिफोर टैक्स में किस तरीके से लेके गया, स्टार्ट आपका यहाँ से होगा, इनकम बिफोर टैक्स लेके जाओ। किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, अब आप यहाँ पर आपने इनकम बिफोर टैक्स लिखा। अब आप इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करो, आपकी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी। अच्छा सर, वो एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी होंगी, अब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट की तरफ अगर नजर दौड़ाओ तो हम अभी कहां तक पहुंच चुके हैं। सर हमने टैक्स को अभी तक सॉल्व किया है, हमने अभी टैक्स को सॉल्व किया है। अभी हमारा इंटरेस्ट रेट है और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं। देखो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, पहले मैंने टैक्स को सॉल्व किया, इनकम बिफोर टैक्स निकाला। अब मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट को सॉल्व करूंगा और अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सॉल्व करूंगा। और जितने भी हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे ना, भले वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, भले वो हमारा इंटरेस्ट है, उसको हम क्या करवा देंगे, ऐड बैक करवा, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है सर, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई काम नहीं है। अच्छा सर, इसमें हमारा एक सवाल ये पैदा होता है कि सर आप बात कर रहे हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस की, लेकिन इंटरेस्ट हमने पे भी किया है, टैक्स हमने पे भी किया है। जब हमने लेजर बनाया था तो उसमें हमें पता लग रहा था कि हमारी लायबिलिटी जो है वो कुछ ना कुछ कम हो रही है, कुछ हमारी पेमेंट हुई है, इंटरेस्ट के मद में पेमेंट हुई है और टैक्स की मद में भी हमारी जो है वो पेमेंट हुई है। तो आप उसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, उसको बेटा हम आगे चल के कंसीडर करेंगे।
अभी हम ये देखेंगे कि हमारा फॉर द ईयर इंटरेस्ट कितना है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जितने भी हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को, नॉर्मली कौन कौन से हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। तो उनको हमने क्या करना है, अभी एडजस्ट करना है। और एडजस्ट किस तरीके से करेंगे कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेस हो रहा है, तो अभी हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर कोई नॉन कैश इनकम है तो वो क्या होती है, ऐड होती है, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में आप लोगों ने माइंड रखना है कि यार ये एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस क्या होता है, लेस होता है। अगर एक्सपेंस लेस होता है तो अब यहां पर आकर मैं उसको वापस क्या करवाऊंगा, ऐड बैक करवाऊंगा, क्योंकि उसका ताल्लुक एक्सपेंस का कैश के साथ नहीं है। और ऐसी अगर कोई इनकम है जो कि ऐड होती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर उसको मैं लेस करवाऊंगा, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक हमारा कैश के साथ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को देखेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कितना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस है भाई, तो एक्सपेंस को हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है। और इसको हम क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास कहां से आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा इंटरेस्ट के लेजर से। और जो इंटरेस्ट का लेजर है वो हमारे पास बता रहा है कि हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो कितना है, 12 से। अभी तक देख लो, मैं कोई भी कैश वाला आइटम नहीं लेके जा। हालांकि आप अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस के डेबिट साइड पे देखो तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 रुपीज से पे भी किया है, उसको अभी मैं नहीं लेके जा रहा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं अपना इंटरेस्ट, जैसे मैंने टैक्स को देखा, टैक्स भी मैंने देखा कि क्रेडिट साइड पे कितना है, 17.5 था, उसको लेके गया, और जितना मैंने पे किया उसको नहीं लेके जा रहा। उसको हम आगे चलकर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अभी फिलहाल देखेंगे कि कितना एक्सपेंस हमारा इंटरेस्ट का है, कितना एक्सपेंस हमारा टैक्स का है, और कौन कौन से हमारे और नॉन कैश एक्सपेंस है। तो सर अभी हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो पूरे साल का है, वो 12। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा है 12, और ये हमारा क्या होगा, एड बैक। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इंटरेस्ट को एडजस्ट करना है। जितना पे किया है वो नहीं जाएगा, जितना आपका पूरे साल का खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, उसको आपने लेकर जाना है, हमेशा ये याद रखिए। अब उसके बाद सर हम कौन कौन सी चीजें लेके जाएंगे, उसके बाद आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर अपना दिमाग लगाओगे और उसमें देखोगे कि आपके नॉन कैश आइटम कौन कौन से हैं। अब नॉन कैश आइटम के अंदर सबसे पहला दिमाग में नाम आता है सर, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो पूरे साल का होगा उसको आपने ऐड बैक करवाना है। ठीक है, तो समझो कि एक किस्म का आपके पास जो है वो पैटर्न बनता जा रहा है। ये मैंने पैटर्न नहीं बताया था आप लोग, तो ये पूरा का पूरा क्या बनता जा रहा है, पैटर्न बनता जा रहा है, और आपने इसी को क्या करना है, फॉलो करना है। तो सर हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाए। इस साल का कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इस साल का सर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो सर हमें इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। और वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो बता रहे थे, डेप्रिसिएशन चार्ज पहली एडजस्टमेंट थी, डेप्रिसिएशन चार्ज टू द प्रॉफिट और लॉस अमाउंट रुपीज 40 मिलियन। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा, 40 मिलियन से ऐड हो जाएगा। तो जितने नॉन कैश आइटम है उनको मैं क्या करवा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डेप्रिसिएशन के अलावा नॉन कैश के अंदर आता है एसेट को जब आप सेल करते हो। हमेशा याद रखना, जब भी आप एसेट को सेल करोगे या जब भी एसेट का डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल मीन एसेट को आप एक्सचेंज कर रहे हो, एसेट को आप डिस्कार्ड कर रहे हो, एसेट को आप सेल कर रहे हो, तीनों कंडीशंस आ सकती। तो उन तीनों कंडीशंस के अंदर आपको या तो उस एसेट के अंदर लॉस हो रहा होता है, या फिर आपको उस एसेट के अंदर क्या हो रहा होता है, गेन हो रहा होता है। और वो जो लॉस है या जो गेन है जो कि आपको एसेट के डिस्पोजल की वक्त नजर आया है, वो लॉस या गेन जो है वो आपका नॉन कैश आइटम। तो उसको आपने डेप्रिसिएशन के बाद उसको भी क्या करना है, एडजस्ट करना है। और जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो क्वेश्चन के अंदर हमने एसेट को डिस्पोज ऑफ भी किया था, हमने सेल भी किया। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सर एसिड को डिस्पोज ऑफ करने में हमें लॉस हुआ था कि गेन हुआ था। तो भाई जब हमने एसिड को सेल किया था तो वो क्वेश्चन में बता रहे थे हमें कि हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था 5 लाख रुपए। एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपए का हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो सर हम क्या करेंगे, इस लॉस को भी ऐड कर देंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल। 5 लाख का लॉस हो रहा था, यानी कि 0.5 मिलियन। अभी हम बात कर रहे हैं मिलियंस में, तो 0.5 मिलियन बनता है, यानी कि आधा मिलियन बनता है। तो अब तक दोबारा से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके जाना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा कि सर जितना भी फॉर द ईयर हमारा टैक्स एक्सपेंस होगा उसको हम ऐड बैक कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। सर फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट एक्सपेंस लेके जाएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लेजर हमने बना रखा है, देखो अब हमने लेजर बनाया हुआ, वैल्यूज नॉर्मली सारी की सारी वैल्यूज आ रही है। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, सर लॉस और डिस्पोजल हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास लेजर के अंदर भी है, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस का हमने लेजर बनाया था। वर्किंग 6 की थी हमने, तो यहां से हमने शो किया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के आगे मेंशन भी कर देते हैं कि यहाँ पे हमने वर्किंग 6 से लेकर आया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारे पास कहाँ से आया था, वो सर हमारे पास जब हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बनाया था, तो उसमें हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40 मिलियन से शो किया था वर्किंग 1। फिर लॉस और डिस्पोजल को हमें ट्रांजेक्शन के अंदर उसने दिया हुआ था 5 लाख। अच्छा सर इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, इसके अलावा जैसे आपने एसेट को सेल किया है तो आपको लॉस हो रहा है, ऐसे ही गेन भी हो सकता है। और अगर गेन होगा तो आप उसको लेस करवा दोगे, जैसे हम लॉस को ऐड करवा रहे हैं, गेन को आप क्या करवा दोगे, लेस करवा दोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को कि अगर लॉस हो, गेन हो, गेन ऑन डिस्पोजल, तो उसको आपने क्या करवाना है, लेस करवाना। बहरहाल वो अभी हमारे पास है नहीं। इसके अलावा एक और चीज देख लो, जैसे आपके फिक्स एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होते हैं ना, उनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लेके गए हो। ऐसे ही आपने नजर दौड़ानी है आपने इनटेंजिबल एसेट। अब जो आपका इनटेंजिबल एसेट है वो डेप्रिशिएट नहीं होता, वो एमोटाइज होता है। अगर आप अपनी ये बैलेंस शीट की तरफ देखो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इनटेंजिबल एसेट दिया हुआ था, और इनटेंजिबल एसेट जो है वो 2012 के अंदर 32 मिलियन से था, और 2013 के अंदर कितना है, 0 है। मतलब यहाँ पर आपका इनटेंजिबल एसेट डिक्रीज हो रहा है। जैसे आपका फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन की वजह से डिक्रीज होता है, ऐसे ही आपका इनटेंजिबल एसेट अमोर्टाइजेशन की वजह से डिक्रीज होता है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन का। तो यहाँ पर जो हमारा इनटेंजिबल एसेट था दैट वाज 32 मिलियन, और फिर 2013 के अंदर वो 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा इनटेंजिबल एसेट जो है वो क्या हो चुका है, अमोर्टाइज हो चुका है। और कितने से एडवर्टाइज हो चुका है, 32 मिलियन से हो चुका है। अगर कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास 2013 के अंदर होती तो हम डिफरेंस ले लेते। बहरहाल यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो चुका है, एडवर्टाइज हो चुका है। इसको भी मैं क्या करवाऊंगा, ऐड करवाऊंगा। ये अमोर्टाइजेशन जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपके पास, नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐसे ही अमोर्टाइजेशन भी आपका क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। और वो है कितना, 32 मिलियन से।
फिर उसके बाद देख लो और कोई कोई आपके पास इस तरह के एक्सपेंसेस तो नहीं है। नॉर्मली हमारे पास जो है वो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं वो यही होते हैं। और नॉन कैश इनकम जैसे कि गेन ऑन डिस्पोजल हो गया, ये हमारे पास नॉन कैश इनकम के अंदर आ रहा है। नॉर्मली ये चीजें हो रही है। अच्छा, एक और चीज सुन लो, एक और चीज सुन लो। सर अगर ऐसा हो, हमारा इंटेंजिबल एसेट जो है वो इंक्रीज कर रहा हो, जैसे यहाँ पर तो हमारा इंटेंजिबल एसेट हम देख रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है, 32 मिलियन से जीरो हो रहा है। अगर हमारा इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज कर रहा हो तब भी अमोर्टाइजेशन आएगी, लेकिन वो अमोर्टाइजेशन लेस हो। जैसे अभी हमने अमोर्टाइजेशन को क्या किया, ऐड किया है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस था हमारे इंटेंजिबल एसेट को कम कर रहा था। अगर खुदा ना खास्ता पेपर में इस तरह की बात आ जाए कि भाई आपका इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज कर रहा हो, वहां पर आप लोग मुझे गालियां मत देना, क्योंकि मैंने आपको अभी से बता दिया कि भाई तब क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो फिर आप तब भी अमोर्टाइजेशन के नाम से लेके जाओगे, फिर आप सिंपल उसको क्या करवा देना, उसको आप लेस करवा देना, एज अ इनकम ट्रीट कर लेना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे, इंटेंजिबल एसेट थे, सॉरी नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब इनको आप टोटल कर लो, टोटल करके आप इसको जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें ऐड करवा दो, क्योंकि नॉर्मली ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। कितने से, 84.5 से। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अभी आप वर्किंग कैपिटल को इसमें नहीं लेके गए। वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल भी याद रखना आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जाकर के एडजस्ट होता है। ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 164 आ। ठीक है। तो अब वर्किंग कैपिटल में आपके जितने भी करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज हैं उनको लेके जाओ। ठीक है। अब सर करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को तो लेकर जाएंगे, करंट एसेट्स में हमारे पास कैश भी होता है, बैंक भी होता है, उनको मत लेके जाइए। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो कैश को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, या अगर बैंक बैलेंस है उसको आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। या कैश एंड इक्विवेलेंट कोई आपको चीज दी जा रही है उसको भी आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है। इसके अलावा इनको हटाकर बाकी जितने भी आपके करंट एसेट्स होंगे, करंट लायबिलिटीज होंगी, उनको आप क्या करोगे, यहाँ पर डील करोगे। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का भी सिंपल फंडा ये है कि अगर करंट एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने उनको क्या करना है, लेस करना है। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपने उनको क्या करना है, ऐड करना है। मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। इफ, नोट बनाकर लिख देते हैं। इफ करंट एसेट्स इंक्रीज, तो भाई आप उसको क्या करोगे, लेस करो। और इफ करंट एसेट्स डिक्रीज, तो आपने उनको क्या करना है, ऐड करना है। देखो इसको इस तरीके से समझो, अगर ये याद नहीं रहता, देखो कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होता है ना तो आपका कैश का आउटफ्लो होता है। लेट्स सपोज अगर हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इट मींस हमने इन्वेंट्री परचेज की। अब जब परचेज की होगी तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। तो जब कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। और कैश का इनफ्लो होगा तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिंपल, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यही चीज है कि अगर कैश का इनफ्लो है, कैश आ रहा है तो ऐड करवा दो, कैश जा रहा है तो क्या करवा दो, माइनस करवा दो। तो सेम यहाँ पर कंसेप्ट को यही लेके चलना है कि अगर करंट एसेट हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको हमने क्या करवाना है, लेस करना है, क्योंकि हमारे पास से कैश का आउटफ्लो। और अगर हमारे करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कैश का हमारे पास इनफ्लो हुआ होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है।
कैश का जैसे लेट्स सपोज अगर इन्वेंट्री की ही बात करें, तो इन्वेंट्री अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपने क्या किया है, सेल की है। तो जब आपने सेल की होगी तो क्या हुआ होगा, कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो फिर आप उसको क्या करते तो ऐड करते। अब हम करंट एसेट्स को देखते हैं कि करंट एसेट्स हमारे पास कौन कौन से। करंट एसेट्स में हमारे पास जो है कैश एंड बैंक को तो लेकर नहीं जाना, बाकी करंट एसेट्स में हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री है और क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। अब अगर आप इन्वेंट्री की तरफ देखो, इन्वेंट्री 175 से हो रही है 148, इसका मतलब ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब डिक्रीज होगी तो अभी अभी मैंने बताया कि आप क्या करोगे, उसको ऐड कर लोगे। यहां पे लिखोगे ऐड इंक्रीज इन इन्वेंट्री। और कितने से इंक्रीज हो रही है, अगर हम डिफरेंस लें तो डिफरेंस आ जाता है हमारे पास 27 से। और ऐसे अगर हम रिसीवेबल की बात करें तो रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। 111 से कितना हो रहा है, 128, तो बढ़ रहा है। और कितने से बढ़ रहा है सर, 17 मिलियन से बढ़ रहा है। इसको आप क्या करोगे, लेस, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि एसेट अगर इंक्रीज होगा तो वो लेस होगा। कोई भी एसेट हो, फिक्स एसेट हो या करंट एसेट, अगर वो इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, मैंने इंक्रीज लिख दिया। और वो कितने से, 17 से, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके अलावा हम अपनी करंट लायबिलिटीज भी देख लेंगे। अब हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट को तो छोड़ दो, इंटरेस्ट को हम अपने हिसाब से लेके जाएंगे, इंटरेस्ट और टैक्स अभी तक हम नहीं लेके गए, तो उसको हमने अलग से ट्रीट करना है, मैंने आपको बताया उसको अलग से हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड भी नहीं जाएगा। सर डिविडेंड क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा डिविडेंड जो है ना वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। क्योंकि डिविडेंड कब आप इशू करते हो, डिविडेंड सर हम तब इशू करते हैं जब हमारी शेयर होल्डर्स को, जब हमें प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो शेयर होल्डर क्या है, बेसिकली हमारे फाइनेंसर है। तो डिविडेंड रिलेट कर रहा है हमारे फाइनेंसर के साथ, तो उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर डील करेंगे, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डील नहीं करेंगे। कि बिजनेस चलाने के लिए डिविडेंड का कोई किरदार नहीं होता। ये बेसिकली क्या है, ये आपकी शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न आप अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हो। दैट मीन्स ये शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका शेयर्स है। शेयर्स हमारे क्या होते हैं, शेयर्स हमारे होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। बिल्कुल। तो उसको हम डिविडेंड को कहाँ पे डील करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो अभी डिविडेंड भी हम डील नहीं कर रहे। तो सिंपल हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहे हैं। और ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये आपकी लायबिलिटी है 65 से कितनी हो रही है, 80 हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसके बारे में मैंने बता दिया, वो वाइस वर्सा हो जाएगा। जैसे एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको लेस कर रहे हो, तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, और उनका अमाउंट आ जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल का जो डिफरेंस लिया है वो मेरे पास 15 है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ करंट लायबिलिटी इंक्रीज तो ऐड हो जाएगी, और इफ करंट लायबिलिटी डिक्रीज तो वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो देखो लायबिलिटी डिक्रीज होने का कंसेप्ट देखो क्या है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है मतलब आप पेमेंट कर रहे हो, और जब पेमेंट कर रहे हो तो कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो आउटफ्लो सर आपने क्या बताया, लेस करना है, इनफ्लो को ऐड करना है, आउटफ्लो को लेस करना है।
तो ये हमारी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई करंट लायबिलिटीज नहीं थी। तो अगर इसका टोटल करते हैं 27 में 17 माइनस करेंगे और 15 ऐड करेंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा 25 मिलियन। और 25 मिलियन को अगर हम अपने ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस में आ रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 189। और ये आप लिखोगे कैश, प्लस में आ रहा है तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। यहां तक आप आ चुके हैं। सर अब हम डील कर लेते हैं इंटरेस्ट को और टैक्स। अब सर इंटरेस्ट और टैक्स कितना कितना जाएगा, जितना जितना आपने पे किया, क्योंकि वो भी तो एक आउटफ्लो है ना। इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, आउटफ्लो आपका। देखो जितना इंटरेस्ट आपका एक्रूवल वाला बन रहा था उसको तो आपने ऊपर एडजस्ट कर दिया। अब आप सिंपल सिंपल वो लेके जाओगे कितना आपका इंटरेस्ट का आउटफ्लो हुआ है, कितना आपका टैक्स का आउटफ्लो हुआ है, उसको आपने यहाँ पर क्या करवा देना, माइनस कर। ठीक है। तो इंटरेस्ट और टैक्स जो है वो दो दफा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। पहले जाएगा जो फॉर द ईयर है, बाद में जाएगा जो पे किया है। जो फॉर द ईयर है उसको आप एडजस्ट कर लोगे शुरू में ही, और जो आपने पे किया है उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे एंड में आकर क्या करोगे, एडजस्ट। ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट की बात सुन लो। इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट में आईएएस आपको परमिशन देता है कि इंटरेस्ट भी आपका रिलेट कर रहा है किसके साथ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के। क्योंकि आप बोरोइंग करते हो, जब बोरोइंग करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बोरोइंग एक्टिविटी क्या, आपकी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो चाहो तो इंटरेस्ट तो वहां पे भी डील कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और चाहो तो आप उसको अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी डील कर सकते हो। क्योंकि जब आप बोरोइंग करते हो तो बोरोइंग करने के बाद आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करते हो। जब आप बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करते हो तो आईएएस आपको ये अलाउ करता है कि आप चाहो तो आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ले जाओ, या चाहो तो आप उसको अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ले जाओ। बेहतर ये है कि जान छुड़ा ली जाए, और अभी अभी हाथ के हाथ जान छुड़ा ली जाए, तो हम इसको क्या कर लें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर के माइनस कर दें। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लो मुझसे। सर अब हम लेस करेंगे इंटरेस्ट पेड और लेस करेंगे टैक्स पेड, जितना जितना हमने पे किया है। ये बिल्कुल इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है ना, तो मैंने ऐड ही तो किया। अच्छा इंटरेस्ट और टैक्स पेड कितना कितना ये उनके लेजर से आ जाए। फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट था, डेबिट साइड पे कैश कितना पे किया है और टैक्स कितना पे किया है, 10 मिलियन और 14.5। तो ये सीधा सीधा उठाकर आप ले जाओगे 10 और 14.5 मिलियन, और ये आप क्या कर दोगे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा कैश। अगर तो आंसर प्लस में आ रहा है उसका मतलब इनफ्लो हुआ है, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 164.5 मिलियन। तो ये बेटा हमारी क्या थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी। इसी बेटा ये हमारी क्या थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सिंपली आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी दी, पेपर में आपसे पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछेगा। पेपर में आपसे ये कहेगा कि भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बता दो, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सर हम इस तरीके से निकालेंगे। पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बता दो, जो कि अभी हम आगे चल के करने वाले हैं।
पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बता दो, तो उसके बाद हम करेंगे। आज की क्लास में हमने पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट निपटानी है इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है किसी का? किसी का कोई सवाल? ठीक है, डन हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो? अब हम चलते हैं अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में याद रखिएगा, आपके जो फिक्स एसेट है उनकी बाइंग और सेलिंग वैल्यू, जो भी आपके फिक्स एसेट, और इसके अलावा जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो आ जाए। ठीक है जी, आपके फिक्स एसेट होगा, जितने भी आपके फिक्स एसेट हैं, और इसके अलावा जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उनको आप लेकर आओगे अपनी किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का पहले ही समझ लो, अगर आप एसेट को सेल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कैश आ रहा है, तो आप उसको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। अगर आप एसेट को सेल कर रहे हो इसका मतलब आपके पास से कैश जा रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, सिंपल, कि कैश आ रहा है सेल कर रहे हो ऐड करोगे, कैश जा रहा है तो आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आप क्या कर दोगे, माइनस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऐड सेल ऑफ पीपीई, और लेस करोगे परचेज ऑफ पीपीई। ठीक है, जो भी आपके फिक्स एसेट अगर आप सेल कर रहे हो तो उनको आपने क्या करना है, ऐड करना है, और जो आप परचेज कर रहे हो उनको आपने क्या करना है, लेस करना है। अच्छा, अब जरा आओ अपने फिक्स एसेट वाली ट्रांजेक्शन। आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका एसेट जो था 1.5 मिलियन का था कैरिंग वैल्यू, 5 लाख के नुकसान में आपने बेच दिया। एक एसेट, एक चीज 15 लाख की थी, 5 लाख के नुकसान में आपने बेच दी, तो कितने की बेची होगी आप? आपने बेची होगी 10 लाख रुपए की। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, फिक्स एसेट की जब हम बात कर रहे हो और जब उसकी सेल की बात कर रहे हो, अक्सर औकात यहाँ पे गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैरिंग वैल्यू ले जाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने हमेशा जो है वो इसको लेकर जाना है, आपने जो मार्केट वैल्यू जितने में आपने एसेट को सेल किया है वो वैल्यू लेकर जाना है। तो यहाँ पर हमने एसेट को कितने का सेल किया है कि सर हमारा 15 लाख का एसेट था, 5 लाख के नुकसान में हमने बेचा है। इट मीन्स हमने 10 लाख में उस एसेट को सेल किया है, यानी 1 मिलियन का हमने एसेट क्या किया है, सेल किया। हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एसेट को जिस वैल्यू पर आप सेल कर रहे हो, जिस वैल्यू पे सेल कर रहे हो वही आपका कैश का इनफ्लो है ना। कैरिंग वैल्यू तो आपका कैश का इनफ्लो नहीं है। तो स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि कैरिंग वैल्यू को लेकर चले जाते हैं, और जो मार्केट वैल्यू जो होती है, जो सेल्स वैल्यू होती है, जो सेल्स प्राइस होती है, उसको इग्नोर करते हैं। तो सेल्स प्राइस को ही आपने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनाना है, ये बात याद रखिए। और ऐसे परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको पीपीपी के लेजर में मिलेगा। हमने याद है आप लेजर बनाया था पीपीपी का, और उसमें हमने परचेज निकाला था कि कैश में कितना परचेज किया, 107 से 107.5। ये हमारा 107.5 ये माइनस होगा क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, कैश जा रहा है हमारे पास से, और सेल करते वक्त कैश आ रहा है, तो आप उसको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो इसके अलावा कोई हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं थी,
तो नहीं लेके जा रहे, अगर होती तो उसको भी लेके जाते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे लेके जाते, अगर तो वो बढ़ती, सेम जो करंट एसेट्स का बताया आप, अगर एसेट्स इंक्रीज होंगे तो आप उनको क्या करोगे, माइनस, और एसेट अगर डिक्रीज होंगे तो आप उनको क्या करोगे, ऐड। तो ये आपके पास जो है वो आ रहा है, कैश का आउटफ्लो होगा, माइनस में आंसर आएगा, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और 107.5 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो 106.5 सर माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझसे पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते। बेटा आप लोग अपना बेड यूज ना किया करें, इससे ये होता है कि खराबी होती है। शेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, शेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी चीजें जाएंगी फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट अगर इंक्रीज हो रहे होंगे, सॉरी, अगर हमने परचेज किया तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस, और अगर हमने उसको सेल किया तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड। सर पता कैसे लगेगा, सेल्स का तो आपको ट्रांजेक्शन के अंदर से पता लग जाएगा कि हम एसेट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। परचेज का हमें कैसे पता लगेगा, सर पीपीपी के लेजर से पता लगेगा, तो हमने सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 की। इसीलिए मैंने कल आप लोगों को जो लास्ट क्लास हुई थी लेजर डिटेल में पढ़ाए थे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अब आ जाओ, अब अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थी, अब हमारी आएंगी फाइनेंसिंग। सर हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें जाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपकी इक्विटी जाएगी, और दूसरा आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जाएगी, आपकी इक्विटी जाएगी और आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जाएगी। इक्विटी में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इक्विटी में सर हमारे पास जो चीजें आ जाती हैं, सर वो हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाता है, और सर हमारा शेयर प्रीमियम आ जाता है, ये हमारा इक्विटी का पार्ट है। अब शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल जब भी आप शेयर इशू करते हो तो आपका शेयर कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है, और साथ साथ आपका शेयर प्रीमियम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब सर ये शेयर प्रीमियम क्या है, शेयर प्रीमियम का पता है सबको, शेयर प्रीमियम या शेयर डिस्काउंट का पता है या नहीं पता। देखो आपके शेयर की एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं पार वैल्यू, जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्टर्ड होते वक्त रजिस्ट्रार आपके शेयर की एक वैल्यू रखता है, उसको हम कहते हैं पार वैल्यू। नॉर्मली वो क्या होती है, 10 रुपए होती है, वो कुछ भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 10 रुपए, लेकिन नॉर्मली क्या होती है, 10 रुपए। अब अगर आप अपना शेयर अपने पार वैल्यू से ज्यादा में मार्केट में शेयर सेल करते हो तो वो कहलाता है प्रीमियम। जैसे 10 रुपए का पार वैल्यू शेयर की, आपकी पार वैल्यू थी आपकी शेयर की 10 रुपए, आपने 12 रुपए का इशू कर दिया, तो 2 रुपए क्या आपका प्रीमियम है, कि आपने प्रीमियम पे अपना शेयर जो है वो इशू। और ऐसे ही डिस्काउंट भी आता है कि 10 रुपए वाला शेयर आपने 8 रुपए में अगर इशू किया है, डेट मीन्स कि आपने डिस्काउंट ले लिया है 2 रुपए का। तो ये होता है आपका प्रीमियम और ये होता है डिस्काउंट, कि अगर अबव टू द पार वैल्यू आप शेयर इशू कर रहे हो तो प्रीमियम होता है, और बिलो टू द पार वैल्यू अगर आप अपने शेयर्स को इशू कर रहे हो तो वो क्या होता है, डिस्काउंट। अब जब भी आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कि आपने शेयर्स इशू किए, और जब आपने शेयर्स इशू किए होंगे तो आपके पास क्या होगा, कैश का इनफ्लो हुआ होगा, यानी कि कैश आया होगा। और ऐसे ही प्रीमियम की कहानी है कि अगर आपका शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, इट मींस आपने शेयर्स इशू किए और प्रीमियम पे इशू किए। जैसे आप यहाँ पर देखो, शेयर कैपिटल था आपका 500, 560 हो गया, यानी कि 60 मिलियन के आपने शेयर्स इशू करे, डिफरेंस जो है वो कितना है,
60 मिलियन। और नीचे भी अगर आप देखो 18 आपका क्या है प्रीमियम, और बाद में वो कितना हो रहा है 29, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, 18 से 29 हो रहा है। और यानी कि 10 रुपए का आपका प्रीमियम का भी क्या आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। तो टोटल ओवरऑल जो है वो आप इसका इम्पैक्ट देखोगे कितना हो रहा है। देखो इनका डिफरेंस लेते हैं तो 60 आएगा, 500 और 560 डिफरेंस कितना आ रहा है 60। 60 से हमने शेयर्स इशू किया, और प्रीमियम 18 और 29 कितना आ रहा है डिफरेंस, 11 रुपए। तो टोटल जो है वो हमारे पास 71 मिलियन हो जाए। तो 71 मिलियन के हमने क्या किए, शेयर इशू किए हैं कि हमारा शेयर कैपिटल भी बढ़ा और शेयर प्रीमियम भी बढ़ा। नॉर्मली ये चीजें बढ़ती हैं, ये कम नहीं होती। ये कंपनी तब कम होगी जब आपकी कंपनी डिसॉल्व होगी, खत्म होगी, तब ये चीजें कम होती हैं। अदरवाइज ये चीजें या तो कांस्टेंट रहती हैं या तो इंक्रीज करती हैं। और जब इंक्रीज करती है तो इसका मतलब आपने शेयर जो है वो क्या किए हैं, इशू किए हैं। और जब आपने शेयर्स इशू किए हैं तो इसका मतलब कैश का आपके पास क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है, कैश आपके पास आ रहा है। आ रहा है तो क्या करो, उसको ऐड करो। एक चीज साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे ये मैंने प्रीमियम को ऐड किया, प्रीमियम का जो इंक्रीज आया है उसको मैंने क्या किया है, ऐड किया है। अगर शेयर डिस्काउंट होता और उसके अंदर इंक्रीज आ रहा होता उसको मैं माइनस कर, क्योंकि आपने अपने शेयर वैल्यू, शेयर की वैल्यू को कम वैल्यू में क्या किया है, शेयर्स को इशू किया। तो डिस्काउंट आ जाए, अगर उसका कोई डिफरेंस है शेयर डिस्काउंट का, तो आपने माइनस करना है। और अगर प्रीमियम आ जाए तो उसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने किया, डिफरेंस लिया, शेयर कैपिटल का डिफरेंस लिया 60 मिलियन आया, शेयर प्रीमियम का डिफरेंस लिया तो 11 मिलियन आ गया, दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अगर शेयर कैपिटल का डिफरेंस होता और शेयर डिस्काउंट आपको दे रहे होते, उसका भी डिफरेंस होता, तो उसको हम क्या करते, माइनस करते। इस बात को अपने माइंड में रखिए। तो 71 मिलियन से हम इसको क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, और नाम दे देंगे इश्यू ऑफ शेयर। अलग अलग नहीं, एक साथ करेंगे। तो एक ही चीज है, अलग अलग नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि प्रीमियम को अलग लेके जा रहे हो और शेयर कैपिटल को अलग लेके जा रहे हो, मर्ज करके फिर लेके जाओ। क्योंकि एक ही चीज है ना, शेयर कैपिटल और प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। शेयर कैपिटल की कहानी समझ में आ गई, किसी को अगर पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। शेयर कैपिटल क्लियर हो गया भाई? क्लियर है? शेयर कैपिटल क्लियर है? अब आ जाओ, देखो मैंने कहा कि फाइनेंसिंग के अंदर आपकी एक तो क्या जाएगी, शेयर कैपिटल इक्विटी सेक्शन जाएगा, दूसरी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जाएगी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देख लेते हैं क्वेश्चन में वो क्या हो रही है। लॉन्ग टर्म लोन है 210 से क्या हो रहा है 235 हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने लोन लिया है, मैंने कर्जा लिया है, बैंक से या कहीं से भी कर्जा लिया है। पहले मेरे ऊपर जो लायबिलिटी थी वो 210 मिलियन की थी, अब 235 मिलियन की मेरे ऊपर लायबिलिटी है। इसका मतलब मेरा कर्जा इंक्रीज हुआ है। और जब मैं कर्जा लेता हूँ तो क्या आता है, कैश आता है, उसको भी मैं क्या करवाऊंगा, ऐड करवाऊंगा। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब हमने लोन जो है वो ऑप्टेन किया है, ऑप्टेन लॉन्ग टर्म लोन। कितने से इंक्रीज हुआ है, 24, 25 से। ये चीज हो गई। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या क्या चीजें होंगी सर? अच्छा, शेयर से रिलेट कर रहा है आपका डिविडेंड, डिविडेंड को आप लेस करोगे, डिविडेंड पेड।
अब कितना डिविडेंड आपने पे किया वो डिविडेंड के लेजर में जाके देखोगे। सर डिविडेंड जो हमने पे किया वो 20 मिलियन से पे किया वर्किंग फ्री में। तो वो माइनस हो गया, पे कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है और कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है आपकी? सर इसके अलावा जो था सर हमारी जो लायबिलिटी थी वो लीज लायबिलिटी थी, और लीज लायबिलिटी का हमने लेजर भी बनाया था। लीज लायबिलिटी की भी तो पेमेंट होती है। ये रहे, लीज लायबिलिटी का जब हमने लेजर बनाया था तो उसमें कैश कितना पेमेंट हमने की थी उसकी 24 मिलियन की। इसको भी भाई आप क्या करोगे, लेस करोगे। और ये कितने से आ जाएगा 24। तो दो चीजें ऐड हो रही हैं, दो चीजें लेस हो रही हैं, उनका टोटल कर लो तो आपके पास आ जाएगा नेट कैश। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह रहे हैं कि 15 आएगा, 25 आएगा भाई, 210 से 235। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिखना चाहिए था। 71, 25, 20 और 24। तो ये टोटल आ जाएगा इसका 52 से। अब आप इसका कर लो टोटल। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से था वो 164.5 था, और जो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से था वो 106.5 था, और 52 जो था वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से था। इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है मेरे ख्याल में, 110 कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। और इसमें आप ऐड करवा लो कैश का ओपनिंग बैलेंस, बिगनिंग बैलेंस। और बिगनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ था कैश का बिगनिंग था 48। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंडिंग 158, और यही हमारा एंडिंग बैलेंस है 158। तो ये हमने पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बना के दिखाई है। अब कल की क्लास में हम एक और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तीन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स मैं खुद बनवाऊंगा आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें तकरीबन तकरीबन आप समझ लो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट जो है वो डिस्कस हुआ है। हमारा डेफर्ड टैक्स भी डिस्कस हुआ है, हमारा लीज लायबिलिटी भी डिस्कस हुआ है, हमारा रीवैल्यूएशन भी डिस्कस हुआ है, अमोर्टाइजेशन भी डिस्कस हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी डिस्कस हुआ है, डेप्रिसिएशन भी डिस्कस हुआ है।
इंटरेस्ट भी डिस्कस हुआ है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी डिस्कस हो। एक दो दफा इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो पता लग जाएगा किस चीज को आपने कहाँ लेकर जाना। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, आपको खुद ब खुद माइंड क्लिक करेगा कि यार मुझे किस किस चीजों का लेजर बनाना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बनाऊंगा तो मुझे वहां से डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, मुझे वहां से जो है वो परचेज भी मिल जाएगा, डिस्पोजल भी मिल जाएगा। डिस्पोजल तो खैर मार्केट वैल्यू लेके जाते हैं। अगर मैं डेफर्ड टैक्स का और इनकम टैक्स का लेजर बनाऊंगा तो वहां से मुझे इनकम टैक्स पेड भी मिल जाएगा, इनकम टैक्स फॉर द ईयर भी मिल जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाता हूँ फाइनेंस कॉस्ट का, तो उससे भी मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड और इंटरेस्ट एक्सपेंस मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। 3 दफा इस क्वेश्चन को लाजमी करना, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो भाई मुझसे। 2 से 3 दफा लाजमी करना। मैंने ये क्वेश्चन किया तकरीबन, अभी मैं तीसरी दफा ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक दफा आप लोगों को पढ़ाने से पहले ही किया था, एक दफा देखा समझा कि इस तरीके से सॉल्व होगा, और एक दफा भी आप लोगों को करवा रहा हूं। तो 3 दफा तो मैंने सॉल्व कर दिया, तब जाकर मुझे समझ में आया। तो आप लोग भी कोशिश ये करना है कि 3 दफा एटलीस्ट इसको सॉल्व किया एक क्वेश्चन, खास तौर पे जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं। ठीक है भाई, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। आज क्लास में जनता भी बहुत कम है। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है, और ज्यादा एक और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अच्छा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।